नमस्कार विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। एक लंबे अंतराल के पश्चात एक कंटेंट की सीरीज में मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास जो अवधारणा है पॉलिटिकल साइंस की, बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रतियोगी परीक्षाओं और जो अकादमिक परीक्षाएं हैं विश्वविद्यालय की उनके लिए। तो आज हम लोग राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सब कॉपी पेन के साथ तैयार बैठे होंगे और जो टॉपिक है, प्रकरण है, वो डालिएगा आप, राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास। आज के इस लेक्चर में हम मोटे तौर पर दो जो पॉलिटिकल स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, उनके राजनीतिक विकास का अध्ययन करेंगे। पहले हम लुशियन पाई के राजनीतिक विकास को समझेंगे, उसके पश्चात आमंड एवं पावेल का जो राजनीतिक विकास की अवधारणा है उसको समझेंगे। तो राजनीतिक विकास को हम समझें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक विकास जो अवधारणा है अपने आप में ये क्या है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये एक उपागम है। राजनीति विज्ञान के जो विभिन्न प्रभाग हैं, विभिन्न विभाग हैं या विभिन्न क्षेत्र हैं, उनके विभिन्न तरीकों से अध्ययन करने के जो विभिन्न उपागम हैं, उन्हीं उपागमों में से एक उपागम का नाम है राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन का एक उपागम है और इस उपागम के माध्यम से, इस उपागम के प्रयोग से या इस विधि को मैं बोल सकता हूँ, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हम जो राजनीतिक प्रणालियाँ हैं विभिन्न देशों की, उनका अध्ययन करते हैं और उन प्रणालियों में जो विकास का स्तर है उनको मापने का प्रयास करते हैं। तो एक तो हमें देखना है कि राजनीतिक विकास जो ये अवधारणा है इसका सूत्रपात कहाँ हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो ये बनता है। तो राजनीतिक विकास जो अवधारणा है इसकी जो शुरुआत हुई है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात, या मैं कह सकता हूँ 1960 और 70 के दशक में अमेरिका में इसका शुभारंभ हुआ है या प्रारंभ हुआ है। लर्नर प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीतिक विकास के तहत प्रथम प्रयास किया है राजनीतिक विकास का अध्ययन करने का। एक तो ये ध्यान रखना है। एक अगर बात कर लूँ तो जो अमेरिकन एक यूनिवर्सिटी है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में, वहाँ से इस राजनीतिक विकास उपगम का जो उद्भव है वो प्रारंभ हुआ है। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, अमेरिका और 1960 का दशक, ये तीन चीज़ हमें याद रखनी है। और एक लर्नर, जो पहला प्रयास हुआ है राजनीतिक विकास का, वो लर्नर के द्वारा हुआ है। तो तीन चार चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका, 1960 का दशक, लर्नर, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि राजनीतिक विकास जो उपागम है, अप्रोच है, इसका विकास जो वास्तव में हुआ है वो विकासशील देश या विकासशील समाज हैं, या मैं कह सकता हूँ तृतीय विश्व के जो देश हैं, थर्ड वर्ल्ड के देश हैं, एशिया के देश जिनको स्वतंत्रता मिली है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात मिली है, या फिर ऐसे देश अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिकी देश जिसको हम थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, इन जो ये देश हैं जो विकासशील देश इनको हम बोलते हैं, इनके राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करने के लिए इस उपागम का प्रयोग मोटे तौर पर किया जाता है। और इसका उपागम का विकास ही इसलिए हुआ है कि इन देशों की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं इनका अध्ययन किया जा सके। हमारे पास यूरोप और जो अमेरिकन राजनीतिक सिस्टम है उसका अध्ययन करने के लिए काफ़ी उपागम थे और ठीक हम उन अप्रोच और जो उपागम थे उनके माध्यम से इनका अध्ययन कर पा रहे थे। लेकिन थर्ड वर्ल्ड की जो राजनीतिक सिस्टम है उसको समझने के लिए हमारे पास कोई नया उपागम नहीं था और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने हमें ये नया नज़रिया और नया सोच दिया और राजनीतिक विकास उपागम है उसका प्रारंभ या प्रादुर्भाव हुआ। तो पहले हम ये समझेंगे कि राजनीतिक विकास की जो परिभाषा है वो क्या है, इसका वास्तव में जो अर्थ है, या राजनीतिक विकास बोलते किसको हैं। तो आप परिभाषा है वो, मैं परिभाषा अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, तो परिभाषा में हमें तीन चीज़ों पर ध्यान देना है। राजनीतिक विकास की जो परिभाषा हम गढ़ेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें तीन चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि राजनीतिक विकास एक उपागम के साथ साथ राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया भी है, एक प्रोसेस है जो अनवरत रूप से चलता रहता है। तो राजनीतिक विकास की परिभाषा में हम तीन चीज शामिल करेंगे। एक तो प्रक्रिया, और एक मैं शब्द लेके आ रहा हूं काम में बीच में, विकासशील समाज। यानी विकासशील समाज, मैंने अभी बताया आपको, विकासशील समाज का मतलब ऐसे देशों का समाज जो सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात उपनिवेश जो वादी ताकतें हैं
उनसे स्वतंत्र हुए हैं और नए नए तौर पर उन्होंने लोकतंत्र को स्वीकार किया, स्थापित किया है। तीसरी जो वर्डिंग है प्रक्रिया, विकासशील समाज, और तीसरा जो मैं आपको बताऊंगा वो है विकसित समाज। ये 3 शब्द हैं, ये इसकी जो परिभाषा है उसको गढ़ने में उपयोगी है। तो जो परिभाषा है राजनीतिक विकास की, उस परिभाषा को हम इतना शॉर्ट और इतना आसान बनाएंगे जिसमें हम 3 चीज़ें शामिल करेंगे, प्रक्रिया, विकासशील समाज और विकसित समाज। यानी राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से किसी भी देश का जो विकासशील समाज है वो विकसित समाज की या विकसित देशों के जो समाज की विशेषताएं हैं उनको अर्जित कर लेता है। इस प्रक्रिया का नाम है राजनीतिक विकास। तो राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के माध्यम से विकसित समाज है उसका निर्माण होता है, अर्थात विकासशील जो समाज है, जो विकासशील देश हैं, उनके राजनीतिक समाजों में क्या होता है, उत्तरोत्तर प्रक्रियाओं के माध्यम से विकास होता है और विकास होते होते जो विकासशील समाज थे वो विकसित समाज की जो विशेषताएं होती हैं, विकसित राजनीतिक व्यवस्था की जो विशेषताएं होती हैं उनको अर्जित कर लेते हैं। तो मोटे तौर पर हमें ये सवाल याद रखना है कि राजनीतिक विकास किसे कहते हैं। तो राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया का नाम है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जो विकासशील समाज हैं वो विकसित समाज की विशेषताएं अर्जित कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जो विकासशील समाज थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात लैटिन अमेरिका के देश, कुछ दक्षिण अमेरिकन देश, एशिया और अफ्रीका के वो देश जो उपनिवेशों से आज़ाद हुए थे, वो सब सारे के सारे विकासशील समाज थे। तो इन विकासशील समाजों में राजनीतिक विकास किस हद तक हो रहा है, इसको नापने का जो या मापने का एक उपागम है उसका नाम है राजनीतिक विकास उपागम। ये हमें ध्यान देना है। अगर मैं और भी सरल परिभाषाओं से समझाऊं तो ये विकास जो है ये प्रक्रिया है। जो प्रक्रिया शब्द मैंने काम में लिया है, इस प्रक्रिया में होगा क्या, मतलब मोटे तौर पर होता क्या है इसमें प्रक्रिया में। तो देखिए प्रक्रियाओं में क्या होगा, प्रक्रियाओं में विकासशील समाज है वो विकसित की ओर बढ़ेगा। तो क्या होगा इसमें, एक तो ये होगा कि इस प्रक्रियाओं के माध्यम से हम गैर लोकतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ेंगे, गैर लोकतंत्र से लोकतंत्र की ओर। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि विकासशील समाजों में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है या लोकतांत्रिक शासन है उसकी स्थिति और मजबूत होती जाएगी और लोकतंत्र है वो और मजबूत बनता चला जाएगा। जहां पे लोकतंत्र नहीं है वहां पे लोकतंत्र आएगा, जहां पे लोकतंत्र है वहां पे लोकतंत्र और मजबूती के साथ काम करेगा। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें क्या होगा, गैर लोकतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ेंगे। यानी जो विकासशील समाज हैं या विकासशील देश हैं उनमें लोकतंत्र की स्थिति इतनी ठीक नहीं है। तो ये क्या होगा, जब ये लोकतंत्र यहाँ पे मजबूत होगा एक प्रक्रियाओं के माध्यम से, तो क्या होगा, राजनीतिक विकास होगा और उसके माध्यम से फिर वो विकसित समाज बन जाएंगे जब लोकतंत्र की जड़ें और गहरी हो जाएंगी। तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया चलेगी उस प्रक्रिया में क्या होगा, हम गैर लोकतंत्र से लोकतंत्र की ओर चलते चले जाएंगे, एक बात। नंबर 2, जो समाज है वो मैं कह सकता हूं कि आदिम समाज से, इन देशों में विकासशील देशों में जो समाज है वो आदिम या पुराना या परंपरागत समाज है, रूढ़िवादी समाज है। आदिम समाज से औद्योगिकीकृत समाज, अर्थात समाज की जो रचनाएं हैं, संरचनाएं हैं वो भी बदल जाएंगी। समाज विकासशील देशों में जो सोसाइटी या जो समाज है वो परंपरागत, रूढ़िवादी, बिल्कुल प्राचीन मूल्यों को मानने वाला है। अब वो क्या होगा, औद्योगिकृत समाज की विशेषता अर्जित कर लेगा प्रक्रियाओं के माध्यम से। अर्थात अब आदिम समाज अगर आदिम नहीं बचता है और औद्योगिकरण समाज, यानी मैं कह सकता हूं जो यूरोपीय और अमेरिकन औद्योगिक समाज है उसकी ओर बढ़ने लग जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास प्रक्रिया के रूप में वहां पे कार्य कर रहा है, चल रहा है। एक तीसरी ओर मैं अगर बताना चाहूँ आपको तो मैं ये कह सकता हूं आदिम समाज से औद्योगिक समाज की ओर बढ़ने के साथ साथ अविभेदीकृत समाज से विभेदीकृत समाज की ओर भी हम बढ़ेंगे। अर्थात समाज है वो अभी अविभेदीकृत है, अविभेदीकृत से विभेदीकरण, विभेदीकृत समाज की ओर। अर्थात विकासशील जो देश हैं उनमें समाज की जो विभिन्न संरचनाएं हैं उनमें कोई अंतर नहीं मालूम हो रहा है। बिल्कुल पूरा का पूरा समाज है वो रूढ़िवादी है, परंपरावादी है, पुरातन मूल्यों को मानने वाला है
और उसमें कोई विशेष कार्यों को करने के लिए कोई विशेष तरह की संरचना ही नहीं है, बल्कि सारा का सारा एक जैसा ही है। अब अविभेदीकरण से जब विभेदीकरण बढ़ जाएगा समाज में, जब उच्च वर्ग, बौद्धिक वर्ग, इस तरह के वर्गों का निर्माण हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं तकनीकी वर्ग, इस तरह के वर्ग बन जाएंगे, या फिर उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इस तरह की संरचनाएं बन के आएंगी, तो इसका मतलब है समाज में विकास हो रहा है। जो पूरा का पूरा समाज था वो एक ढांचे में डला हुआ था, अब उसमें से उच्च वर्ग का निर्माण हो रहा है, कभी मध्यम वर्ग का, कभी एलिट क्लास का निर्माण हो रहा है। तो इसका मतलब है वो समाज जो अविभेदीकृत था अब विभेदीकृत हो गया है और वो राजनीतिक विकास की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये तीन चीजें हैं, ये मोटे तौर पर राजनीतिक विकास का हिस्सा रहेंगी। और ये तीन चीजें जब होती जाएंगी किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में, तो हम ये मानेंगे कि अमुक देश की राजनीतिक व्यवस्था है वो राजनीतिक विकास की प्रक्रिया वहाँ पे तेज है और राजनीतिक विकास को वो प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं और मोटे तौर पर वो विकसित समाज की विशेषताएं अर्जित कर रही हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। अब हम लुशियन पाई की जो राजनीतिक विकास की अवधारणा है उसको पढ़ेंगे। आज के इस चैप्टर में, टॉपिक में हम केवल लुशियन पाई और आमंड एवं पावेल की भी बात करेंगे चैप्टर के अंत में, बिल्कुल शॉर्ट में। लेकिन मोटे तौर पे जो राजनीतिक विकास अवधारणा है उसको हम लुशियन पाई की जो अवधारणा है उसके साथ पढ़ेंगे। तो एक तो आप ये समझ लें कि लुशियन जो पाई हैं उनको राजनीतिक विकास का पिता कहा जाता है। राजनीतिक विकास की जो कंसेप्ट और जो सिद्धांत निर्माण का कार्य है उसमें लुशियन पाई का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिए लुशियन पाई की जो अवधारणा है उसको हम पढ़ेंगे। लुशियन पाई का राजनीतिक विकास, यानी लुशियन पाई है वो राजनीतिक विकास उपागम के बारे में या उस अवधारणा के बारे में क्या विचार रखते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो राजनीतिक विकास का पिता है, ये पहली बात क्लियर हो चुकी है। इनकी पुस्तक का नाम है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। वो इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसमें राजनीतिक विकास अवधारणा है वो समझाई गई है। तो एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये आपको याद रखना है। अब हमें पढ़ना है लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण स्वीकार किए हैं कि ये 3 लक्षण जहां भी होंगे वो राजनीतिक विकास होगा। मैं इन 3 लक्षणों की बात नहीं कर रहा हूं जो मैंने भी आपको बताए हैं, ये तो मैंने एक जनरलाइज जो परिभाषा बनाई है उसमें बताए हैं। राजनीतिक विकास के जो 3 लक्षण लुशियन पाई ने स्वीकार किए हैं उनकी बात मैं अब कर रहा हूं। देखो 3 लक्षण, लुशियन पाई राजनीतिक विकास के 3 लक्षणों को स्वीकार करते हैं और उन 3 लक्षणों के माध्यम से वो राजनीतिक विकास को समझाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। 3 लक्षणों में पहला जो लक्षण है वो है समानता। समानता देखिए, समानता के मामले में लुशियन पाई का ये मानना है कि जब कोई पुरातन समाज है, प्राचीन राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, अब उसमें जब लोकतंत्र आ गया है तो अब जो परंपरागत रूप से जहाँ पे राजशाही थी या राजा का शासन था, अब वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन का उद्भव हो गया है। तो अब वहाँ पे हो क्या रहा है, लुशियन पाई ये मानते हैं कि अब जहाँ पे वो प्रजा थे ना, पहले प्राचीन काल में जब राजा का शासन था, राजशाही थी, राजतंत्र था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, इन देशों में वहाँ पे प्रजा थी और एक राजा था। जब लोकतंत्र आ गया है तो ये प्रजा है ये अब नागरिक बन गई है। अब प्रजा क्या बन गई है, नागरिक। अर्थात जो प्रजा शब्द था उसमें शासित होने का भाव नहीं था, अब जो नागरिक शब्द आ गया है हमारी इस राजनीतिक व्यवस्था में, अब वो नागरिक बन गई है। तो नागरिक का मतलब है अब उसी इस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति कुछ दायित्व हो गए हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था है, उसका जो संबोधन है या इसका जो संचालन है वो बिना नागरिकों के नहीं हो सकता। एक बात तो इसमें ये क्लियर है। नंबर 2, इस प्रकार की व्यवस्था में जन साधारण की शासन में सहभागिता बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में जन साधारण की राजनीतिक व्यवस्था में कोई भूमिका नहीं होती या बिल्कुल नगण्य भूमिका होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे जो नागरिक हैं और जो सरकार है और जो शासन है वहाँ पे नागरिक हैं, वो जो कार्य हैं, शासन के कार्य हैं, उनमें संपूर्ण सहभागिता निभाते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि नागरिकों की सहभागिता इस तरह की व्यवस्था में बढ़ जाती है। नंबर 3 अगर मैं बात कर लूँ तो कानूनी समानता, अर्थात इन देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है इनमें कानूनी समानता की स्थापना होती है। जब राजशाही थी, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कार्य कर रही थी, तो यहाँ पे कानूनी समानता स्थापित नहीं थी, बल्कि यहाँ पे राजा का आदेश ही सब कुछ था। अब यहाँ पे जो नागरिक हैं वो नागरिक जो विश्व जनीन जो कानून है, यूनिवर्सल जो लॉ हैं,
पूरी दुनिया के जो कानून हैं उन कानूनों को समझते हैं और कानूनी रूप से अब वो समान महसूस करते हैं। अर्थात कानून वहाँ पे जो राजशाही में चल रहे थे, राजतंत्र में चले आ रहे थे, वो जो विभेदीपूर्वक थे, जो भेदभाव को बढ़ावा देने वाले थे, उनकी समाप्ति होती है और समस्त नागरिकों को कानूनी समानता प्राप्त हो जाती है। तो पहला लक्षण तो मानते हैं समानता। तो लुशियन पाई कहते हैं कि एक तो समानता की स्थापना हो जाएगी जब राजनीतिक विकास वहाँ पे हो रहा हो या राजनीतिक विकास हो चुका हो, प्रक्रिया में हो, तो वहाँ पे पहला काम क्या होगा, समानता की स्थापना होगी। यानी प्रजा है उसमें अब शासित होने का भाव नहीं है, बल्कि वो नागरिक बन गई है और वो कानूनी समानता, जनसहभागिता, इन कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। तो समानता। समानता के बाद में देखिए दूसरा है क्षमता। क्षमता, कैपेसिटी। क्षमता के तहत लुशियन पाई ये मानते हैं कि राजनीतिक विकास जहाँ पे हो रहा हो प्रक्रिया के रूप में, वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है उस देश में जहाँ पे राजनीतिक विकास हो रहा हो, तो उसमें वो राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता बढ़ जाती है। लुशियन पाई कहते हैं कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। तो किन किन मामलों में बढ़ती है? एक तो विवादों के निस्तारण के लिए, विवादों के निस्तारण, अर्थात जहां राजनीतिक विकास हो रहा हो, राजनीतिक विकास चल रहा हो, वहां पे विवादों के निस्तारण के लिए नई नई संस्थाएं उभर के सामने आती हैं और विवादों का निस्तारण है वो कर दिया जाता है। अर्थात जब राजतंत्रात्मक शासन था, राजशाही थी या अन्य साम्यवादी शासन था, तानाशाही शासन था, तो वहां पे क्या था कि विवादों के निस्तारण के लिए कुछ शासक या राजा ही केवल एक संस्था के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब विवादों के निस्तारण के लिए विभिन्न तरह की राजनीतिक संरचनाएं हैं वो उस राजनीतिक व्यवस्था में आ जाती हैं और राजनीतिक जो व्यवस्था है उसकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। नागरिक अगर नई मांग करेंगे, क्षमता की बात कर लूं, नई मांग, अब क्या होगा, वो पुरानी वाली मांग नहीं है रोटी कपड़ा मकान की, बल्कि नागरिक हैं वो सरकार से नई नई जो मांगे करते हैं वो करना प्रारंभ करते हैं और इन नई मांगों को सुनने के लिए या इन नई मांगों पर कार्य करने के लिए उस राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि होना आवश्यक है। उस राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि होने का आशय है कि वहां पे राजनीतिक विकास हो रहा है। तो ये क्षमता। मैं बात कर लूं तीसरी, तो तीसरा होगा विभेदीकरण। विभेदीकरण, देखिए विभेदीकरण में आपको ये समझना है कि पाई ये मानते हैं कि विभेदीकरण का मतलब है जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग तरह की संरचनाएं निकल के सामने आती हैं, तो इसका मतलब है उस राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक विकास की स्थिति है वो ठीक है या प्रक्रियागत है या चल रही है, और जल्द ही वो समाज जो विकासशील समाज था विकसित समाज बन जाएगा। देखिए विभेदीकरण में क्या होगा, अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग तरह की संरचनाएं उस राजनीतिक व्यवस्था में सामने आएंगी। जैसे अगर हम वर्तमान पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं जैसे व्यवस्था का कार्य कानून बनाने का है, कार्यपालिका उनको लागू करवाती है, न्यायपालिका बिल्कुल अलग है। फिर जैसे निर्वाचन का कार्य है वो अलग है बिल्कुल, जैसे निर्वाचन आयोग है वो बना हुआ अलग अलग है। फिर जैसे आप बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, वित्तीय मामलों को देखने के लिए वित्त आयोग बना हुआ है, उसके लिए सुझाव दे रहा है। तो अलग अलग तरह की संरचनाएं जब निकल के सामने आती हैं, यानी एक ही सरकार के द्वारा जब सारे कार्यों का संपादन नहीं होकर अलग अलग विशिष्ट प्रकार के कार्यों को करने के लिए विशिष्ट लोगों को की विभिन्न संस्थाएं बनी होती हों या बनाई जा रही हों या संस्थाओं का निर्माण हो रहा हो, तो इसका मतलब है वो समाज, वो देश राजनीतिक विकास की होड़ में शामिल है, राजनीतिक विकास की ओर बढ़ रहा है। एक और है विभेदीकरण, तो होगा संस्थाएं विभिन्न तरह के कार्यों को करने के लिए विभिन्न तरह की संरचनाएं सामने आएंगी, लेकिन इनमें अलग अलग जो संस्थाएं आएंगी उनमें इंटीग्रेशन होना जरूरी है, उनमें एकता का होना या तालमेल या सामंजस्य का होना आवश्यक है। तो ये हैं लुशियन पाई के 3 राजनीतिक विकास के लक्षण। लुशियन पाई ये मानते हैं कि राजनीतिक विकास जो है उसको हम 3 लक्षणों के माध्यम से माप सकते हैं। अभी मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन आमंड और पावेल हैं, उनकी भी एक पुस्तक थी 1966 की पुस्तक है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंट ए डेवलपमेंट अप्रोच। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, उसमें वो क्या करते हैं, राजनीतिक विकास के वो भी 3 लक्षण स्वीकार करते हैं। तो हमें ये समझना है राजनीतिक विकास के जो 3 लक्षण आमंड और पावेल स्वीकार करते हैं वो किस तरह के लक्षण है, हमें देखना है। एक पहला जो लक्षण है उनका वो है भूमि का विभिन्नीकरण या संरचनात्मक विभेदीकरण। भूमि का विभिन्नीकरण या संरचनात्मक विभेदीकरण, तो ये जो विभेदीकरण है लुशियन पाई का उसके समान है। आमंड और पावेल भी राजनीतिक जो विकास है उसके 3 लक्षणों को स्वीकार करते हैं। तो आमंड और पावेल जो 3 लक्षण बता रहे हैं उनके नाम भिन्न भिन्न हैं।
पहला जो लक्षण है वो है भूमिका विभिन्नीकरण या संरचनात्मक विविधीकरण। तो आप देखो, भूमिका विभिन्नीकरण का मतलब है भिन्न भिन्न भूमिकाओं का निर्वाह है भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा हो रहा हो। तो ये जो विभेदीकरण है लुशियन पाई का, लुशियन पाई के विभेदीकरण के समान ही आमंड और पावेल राजनीतिक विकास की जो 3 विशेषताएं स्वीकार करते हैं, उनमें जो पहली विशेषता है वो है भूमिका विभिन्नीकरण। भूमिका विभिन्नीकरण या संरचनात्मक विभेदीकरण। तो ये लुशियन पाई के विभेदीकरण के समान है। एक दूसरी विशेषता वो बोलते हैं उपव्यवस्था की स्वायत्तता। उपव्यवस्था की स्वायत्तता, तो जो क्षमता है, लुशियन पाई की जो दूसरी विशेषता है राजनीतिक विकास की क्षमता, उस क्षमता के समतुल्य, उस क्षमता के समान ही आमंड और पावेल राजनीतिक व्यवस्था की जो विशेषता मानते हैं उसका नाम है उपव्यवस्था की स्वायत्तता। बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा लुशियन पाई क्षमता को परिभाषित करते हैं। और तीसरा है लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण, या मैं कह सकता हूं तर्कोन्मुखीकरण। लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण या तर्कोन्मुखीकरण। तो ये जो पहला लक्षण है समानता, इस समानता, लुशियन पाई का जो राजनीतिक विकास का पहला लक्षण है समानता, इसी लक्षण के समान आमंड और जो पावेल हैं वो जो लक्षण स्वीकार करते हैं वो करते हैं लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण या तर्कोन्मुखीकरण। तो हमें मोटे तौर पर यह समझना है कि आमंड और पावेल की जो संरचनाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है वो स्पष्ट की गई है, लेकिन ये प्रथम प्रयास है वो लुशियन पाई का है। तो मैं समझता हूँ कि मैं आज के इस चैप्टर में, आज के इस लेक्चर में आपको राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है उसको समझाने में सफल रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई समझने में कहीं समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे अवगत करवाएं। धन्यवाद।